बच्चों, हम समाज मनोविज्ञान के आज नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने मनोवृत्ति परिवर्तन के बारे में पढ़ा है। मनोवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति का स्वरूप, मनोवृत्ति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, मनोवृत्ति के मापन की विधियां कौन कौन सी हैं, मनोवृत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, मनोवृत्ति कैसे पनपती है। इन सभी बिंदुओं पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। आज हम इस वीडियो में नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नए टॉपिक का प्रारंभ कर रहे हैं। वो है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, कि हमारा आकर्षण किस तरह से होता है, जो हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन समाज मनोवैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का मुख्य पद आकर्षण है, जिसको अंग्रेजी में अट्रैक्शन कहते हैं। ये लैटिन के दो शब्द, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एड का मतलब को और ट्रेर का मतलब खींचना। इस तरह शाब्दिक अर्थ को देखते हुए दूसरों के प्रति खिंचाव को आकर्षण कहा जाता है, लेकिन समाज मनोविज्ञान में आकर्षण का अर्थ पसंदगी और नापसंदगी की एक मनोवृत्ति से लिया गया है। राथस ने 1981 में लिखा है, समाज मनोविज्ञान में आकर्षण को पसंदगी या नापसंदगी की एक मनोवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। बैरोन बर्न तथा ब्रेन स्कॉम्ब ने 2006 में अंतर्वैयक्तिक आकर्षण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, जो इस प्रकार से है: किसी दूसरे व्यक्ति को स्वीकारात्मक या अस्वीकारात्मक तरीके से मूल्यांकन करना अंतर्वैयक्तिक आकर्षण कहलाता है। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देकर 1988 में अपनी परिभाषा को और भी सरल बनाते हुए कहा कि अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का अर्थ दूसरों के प्रति हमारी मनोवृत्ति से है। इस तरह की मनोवृत्ति अस्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक विमा जो घृणा से प्रेम तक प्रसारित होती है, में सुसज्जित होती है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के स्वरूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। फर्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण दूसरों के प्रति एक तरह की हमारी मनोवृत्ति को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है, मनोवृत्ति के समान अंतर्वैयक्तिक आकर्षण स्वीकारात्मक या धनात्मक तथा अस्वीकारात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति जब किसी लक्षित व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह लक्षित व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करता है तथा वह उसके प्रति प्रेम भाव दिखाएगा। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का किसी के साथ बैर विरोध हो जाता है और तब वह उसके प्रति नेगेटिव या निषेधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में वह उस लक्षित व्यक्ति के साथ घृणा करेगा। बैरोन तथा बर्न ने 1988 में अपने अनुसंधानों के आधार पर भी ये स्पष्ट कर दिया कि लोगों के आकर्षण संबंधों का निर्धारण अंतर्वैयक्तिक मूल्यांकनों की दिशा
यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, और तीव्रता कम या अधिक के आधार पर होता है, जिसको हम एक मॉडल के द्वारा भी दिखा सकते हैं। इस मॉडल में दूसरों के प्रति मनोवृत्ति के रूप में बैरन ऑर्बन ने 1988 में दिया है। इसमें 3 स्तर लिए हैं: आकर्षण का स्तर, संवेगात्मक मूल्यांकन और उससे उत्पन्न व्यवहार का उत्पन्न व्यवहार। उसके बाद आता है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के कारक, कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनका प्रभाव इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पे पड़ता है, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण पे पड़ता है। समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों के आधार पर कहा जा सकता है कि अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के मुख्य 3 प्रमुख कारक श्रेणियां हैं। फर्स्ट है आंतरिक निर्धारक, दूसरा है बाह्य निर्धारक और तीसरा है अंतःक्रियात्मक निर्धारक। तो सबसे पहले हम करेंगे आंतरिक निर्धारक, इंटरनल डिटरमिनेंट्स। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के आंतरिक निर्धारक में उन कारकों को रखा जाता है जो व्यक्ति के भीतर मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं जैसे अभिप्रेरणा, भाव, संवेग से संबंधित होते हैं और व्यक्ति के पसंदगी और नापसंदगी को प्रभावित करते हैं। इसमें कई कारकों को प्रमुख माना गया है। फर्स्ट कारक है संबंधन आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन। बाल्डविन ने 2000 में अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि मानव शिशु में जन्म से ही दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की अभिप्रेरणा होती है। इसके कारण व्यक्ति एक उत्तम अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाकर रख पाता है। जिस व्यक्ति में यह संबंधन आवश्यकता अधिक होती है, उसमें दूसरों के प्रति अंतर्वैयक्तिक आकर्षण भी अधिक होता है। इसी तरह क्रेग कॉस्टनर ने 1994 में अपने अध्ययन में ये पाया कि कॉलेज के जिन छात्रों में संबंधन आवश्यकता अधिक थी, वे अधिक सामाजिक तथा बहुत लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकने में सफल हुए। जब व्यक्ति का संबंधन आवश्यकता किसी कारण से पूरा नहीं हो पाता है, तो इससे व्यक्ति में दुख के भाव उत्पन्न होते हैं और वह व्यक्ति जो संबंधन आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने दिया या जिसने उपेक्षा किया, उसके प्रति नापसंदगी या नकारात्मक भाव, नेगेटिव फीलिंग उत्पन्न हो जाती है। गार्डनर ने 2000 में अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि सामाजिक बहिष्कार से अंतर्वैयक्तिक सूचना, इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और व्यक्ति का संज्ञानात्मक कार्य बहुत प्रभावित तरीके से संपन्न नहीं हो पाता है। संबंधन आवश्यकता सिर्फ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ही नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित भी होती है। बेंजामिन ने 1991 में अपने अध्ययनों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि की कि जब व्यक्ति बाढ़, भूकंप, तूफान आदि से घिर जाता है, तो व्यक्ति में सामान्य अवस्था की तुलना में एक दूसरे के प्रति अधिक अंतःक्रिया होती है। संबंधन आवश्यकता भी अधिक दिखलाता है, तब उसमें अंतर्वैयक्तिक आकर्षण की मात्रा भी काफी तीव्र हो जाती है। उसके बाद आता है भाव, दूसरा पॉइंट। आंतरिक निर्धारक का दूसरा पॉइंट आता है भाव। बेरी एवं हॉन्सेन ने
1996 में किए गए अध्ययनों में स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति का सांवेगिक या भावात्मक अवस्था जैसे उसकी खुशी, उदासी, डर से न केवल उनकी निर्णय क्षमता बल्कि उसका अंतर्वैयक्तिक आकर्षण भी प्रभावित होता है। भाव जिसमें संवेग भी शामिल होता है कि दो विमाएं होती हैं, संवेग की तीव्रता तथा संवेग की दिशा, अर्थात क्या संवेग धनात्मक है या ऋणात्मक। धनात्मक संवेग व्यक्ति को वातावरण के नए नए पहलुओं को खोजबीन करने में मदद करता है और इससे व्यक्ति धनात्मक मूल्यांकन करता पाया जाता है। धनात्मक संवेग में खुशी, अभिरुचि, सक्रियण आदि शामिल है, जबकि ऋणात्मक संवेग में दुख का भाव, डर, उदासीनता भी शामिल है। बर्न ने 1997 में और उनके साथियों ने अध्ययन में पाया कि धनात्मक भाव से अन्य लोगों का धनात्मक मूल्यांकन अर्थात पसंदगी तथा ऋणात्मक भाव से अन्य लोगों का ऋणात्मक मूल्यांकन अर्थात नापसंदगी का भाव उत्पन्न होता है। गोएक्स ने 1971 में अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि धनात्मक संवेग एवं भाव जैसे सुखाभास आदि उत्पन्न होने पर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के प्रति आकर्षण दिखलाता है। उसी तरह से कष्टकर संवेग या भाव जैसे डिप्रेशन उत्पन्न होने पर व्यक्ति में अन्य व्यक्ति के प्रति आकर्षण में काफी कमी आ जाती है। अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि संवेग की आकर्षकता पर दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं, प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव। जब कोई व्यक्ति आपसे आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहता है तो उसके प्रति आप में एक पॉजिटिव भाव उत्पन्न होता है, जिसका सीधा प्रभाव यह होता है कि आप उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरी बातें कहता है तो दूसरा व्यक्ति भी नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसका सीधा प्रभाव यह होता है कि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के प्रति नापसंदगी दिखलाना प्रारंभ कर देता है। इन दोनों उदाहरणों में संवेग की आकर्षकता पर सीधा प्रभाव पड़ा है। बेन बोरार्थ ने 2002 के अध्ययन में ये पाया। इसके अलावा मैकडोनाल्ड 1962 ने भी अपने अध्ययन में कुछ ऐसा ही पाया और इन अध्ययनों के परिणामों में पाया गया कि उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण कम हो जाता है जो किसी व्यक्ति के निष्पादन के मूल्यांकन में पुरस्कार न देकर दंड देता है।